हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं केस स्टडीज़ की फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के। तो ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है, इस सीरीज़ के अंदर हमने वो सारे केस स्टडीज़ के जो टॉपिक्स है वो लेने की कोशिश करी है जिस तरह के टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं। और होपफुली ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी और आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिए होंगे सारे के सारे वीडियोस, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकें। इसके साथ साथ एक चीज़ और शेयर करनी है, एक सैम्पल पेपर और शेयर करना है आप सभी को, क्योंकि आपको पता है कि जो गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर है ये प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है। आप किसी और सैम्पल पेपर से कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि उन सैम्पल पेपर्स के अंदर कोर मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमारे सैम्पल पेपर जो बिल्कुल अपडेटेड है और प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है। तो ये आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, हमारी ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास केस स्टडी में, कहता है म्यूजिक बैंड कंपनी हैज़ गेन्ड मच पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द कंट्री। एक म्यूजिक बैंड है, पूरे कंट्री के अंदर पॉपुलर है। दे बाय ए बस टू ट्रेवल टू देयर डेस्टिनेशन। अब क्योंकि जगह जगह जाना पड़ता है तो उन्होंने क्या करा, एक बस खरीद ली। द परचेज प्राइस ऑफ द बस इज ₹88,50,000। जो परचेज प्राइस है वो 88,50,000 का 50,000 का उसका प्राइस है। द बस विल बी डेप्रिशिएटेड लीनियरली ओवर 10 ईयर एंड विल हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹25,50,000। तो कहता है डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन अगर आप इसका निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है C माइनस S अपॉन में N। तो C आपको दे रखा है यहाँ पर 88,50,000 में से माइनस कर दो 25 लाख और 50,000 डिवाइडेड बाय 10 साल के लिए टाइम दे रखा है आपको। तो 88 में से 25 माइनस करोगे, 8 में से 5 3 और 8 में से 2 6, 63 लाख उसकी यहाँ पर डिफरेंस आ गया और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 6,30,000। तो ये तो डेप्रिसिएशन हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन रेट बताओ। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ऊपर रखना है डेप्रिसिएशन, नीचे रखना है C माइनस S इंटू 100। तो डेप्रिसिएशन आया 6,30,000 का और जो इन दोनों का डिफरेंस था वो डिफरेंस था ये 63 लाख। इनटू में कर दो आप 100। तो यहाँ 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो, इससे ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। तो डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा इसका 10%। फिर कहता है डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ द बस एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल खत्म होने के बाद बुक जो बस है उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो इसमें आप निकाल लेंगे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो जब बस परचेज की गई थी तब थी वो 88,50,000 की। उसमें से 5 साल की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है 6,30,000 मल्टीप्लाई करके कर दो माइनस। पाँच से 15, 5 से 30 और 1 31। तो 4 जीरो तो आपके पास ये आ गई। 5 में से 5 गए 0, 8 में से 1 गए 7, 8 में से 3 गए 5। तो 5 साल के बाद उसकी जो वैल्यू रहेगी 57 लाख आ जाएगी। When will the bus be worth rupees this? अब बस की वर्थ इतनी की कब होगी, तो यानी यहाँ पर आपको n निकालना है। तो हमने मान लिया कि आफ्टर n years वर्थ ऑफ बस भी 44 लाख एंड 40,000। तो ये आपको बुक वैल्यू दे दी। टाइम हमें जो निकालना है, तो बुक वैल्यू निकालने के लिए ये जो हम ऐसे निकालते हैं भाई, बुक वैल्यू आपके पास होगी 44 लाख एंड 40,000। स्टार्टिंग में वैल्यू थी आपके पास इतनी, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर्स आपको फाइंड करने n और हर साल इतना रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ।
तो 6,30,000 n, इसको उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो 4 जीरो ये आ गई, और 5 में से 4 1, 8 में से 4 4, 8 में से 4 4, इसको यहाँ लाके माइनस डिवाइड कर दो, ये चारों कैंसिल, इसको काटेंगे 7 से कट जाएगा, तो 7 साल बाद उसकी जो बुक वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है इन द ईयर 2010 मिस्टर अग्रवाल टूक ए होम लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डिटरमाइन द ईएमआई। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ईएमआई आपको फाइंड करनी है। ईएमआई जब आप फाइंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो फार्मूला आपको दे रखा है उस फार्मूले में वैल्यू क्या दे रही, वो पावर जो है ना वो कैसे दे रखी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव है, तो उसमें फार्मूला लगाना है आपको P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो P आपके पास है 30 लाख, और इंटरेस्ट हो गया 0। अब इंटरेस्ट जो है आपको ये दे रखा है 7.5%, ठीक है, लेकिन ये दे रखा है पर एनम, तो इसको आप 7.5 को 12 से डिवाइड करोगे, मंथली निकल जाएगा, और मंथली इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना वही आएगा, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आएगा, 0.00625, और जो टाइम है 20 साल को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 240, यानी जो ईएमआई आप पे कर रहे हो 240 ईएमआई पे कर रहे हो। तो यहाँ जो इंटरेस्ट आ गया आपके पास 0.00625 इंटू 1 प्लस 0.00625 की पावर 240 एंड डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.00625 की पावर 240 माइनस 1। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 4 जीरो तो यहाँ छोड़ ही दो, 2 जीरो बची, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 4.4608, 4.4608 माइनस 1। और यहाँ पर आ जाएगा 3.4608। अब इसको करना है आपको सॉल्व, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूँ। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं सर पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ। अरे भाई मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना ये सिखाने की ज़रूरत मेरे ख्याल 12th क्लास में तो नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग है, टाइम आपको देना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड इसको कर लेते हैं। डेसिमल तो देखो यहाँ पर कट जाएंगे। आपको एग्जाम में कैसे करना है, वो जितना आप इसको छोटा कर सकते हो उतना छोटा करना, काट के जितना ही छोटा हो जाएगा उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम जरूर बचेगा। तो यहाँ पर है 18600 इंटू में 44608 डिवाइडेड बाय 34608। तो ये बन रहा है आपके पास 23974.479 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके हम इसको 0.48 लिख सकते हैं। तो ये तो बन गई आपकी ईएमआई, ठीक है। अब उसके बाद ईएमआई निकालने के बाद यहाँ पर आपके पास ये कितना था, 30 लाख ही था ना, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो बचेंगी, ठीक है। यहाँ पर अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गई यार, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डिजिट है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो यहाँ पर 5 जीरो को तो आप छोड़ दो, 1 जीरो बची, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18, ये आ गया। इनटू में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4.4608 डिवाइडेड बाय 4.4608 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 18750 इंटू में 4.4608, इसमें से माइनस करेंगे तो 3.4608 आएगा। अब यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल
कैंसिल कर देना और इसको डिवाइड, इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर देना डिवाइड करके, और जब छोटा हो जाए फिर उसके बाद ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर से। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर पूरा करके दिखाओ। अब पूरा करके दिखाऊंगा का मतलब है कि भाई यहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट होना, तो हम टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते। क्लास 12th में आप लोग कंसेप्ट आप समझो। अब ये कैलकुलेशन जो है ये तो आपको करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर पूरा करूँ या ना करूँ, लेकिन ये आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह के कमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो बेटर है कि आप अपनी प्रैक्टिस करना अच्छे से, ताकि आप कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ा सको। पर करते हैं 18750 इंटू 44608 डिवाइडेड बाय 34608। तो यार आपके पास 24167.82, तो ये बन गई इसकी EMI। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में क्या था, फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन द 150th इंस्टॉलमेंट। तो जो मिस्टर अग्रवाल 150th इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। तो कोई भी जो EMI होती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट, दोनों मिलाकर एक EMI बनती है। तो EMI तो हम निकाल ही चुके हैं। अगर हम ये निकालने हैं कि हम उसमें इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इंटरेस्ट के लिए क्या फार्मूला रहेगा, इंटरेस्ट पेड इन 150th इंस्टॉलमेंट। तो इसका फार्मूला रहता है टोटल EMI इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। तो जो EMI है, EMI आपके पास आ रही है 24167.82 इंटू 1 प्लस 0.00625 की पावर n आपके पास 240 है, माइनस के आपके पास 150 दे रखा है, प्लस 1, और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस 0.00625 की पावर 240 माइनस 150 प्लस 1। अब इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है 24167.82। अब इसकी पावर अगर आप करते हो तो देखो 240 में से 150 माइनस करोगे 90 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे 91, तो पावर 91 की वैल्यू ये है 1.7629। तो आ जाएगा 24167.82 इंटू 0.7629, नीचे है 1.7629। इन दोनों का डेसिमल तो ख़त्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनता है आपके पास 24167.82 इंटू 7629 डिवाइडेड बाय 17629। तो यार आपके पास 10458.69। तो ये तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो निकल गया। अब EMI में से इंटरेस्ट को अगर आप माइनस कर देते हो तो यहां पर हमें बताना है प्रिंसिपल पेड इन 150th इंस्टॉलमेंट। तो जो आपकी EMI थी 24167.82 में से माइनस कर दो 10458.69 को। तो 12 में से 9 गए 3, 7 में से 6 गए 1, 17 में से 8 गए 9, बचे यहाँ पर 5 में से 5 गए 0, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ आ गया 1, तो 13709.13। तो ये तो आ गया आपके पास प्रिंसिपल आपने कितना पे किया। उसके बाद फिर आगे कहता है फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल ने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम कर दें n को EMI से मल्टीप्लाई कर दो। n मतलब आपने कितनी EMI पे करी और एक EMI की वैल्यू कितनी थी, और उसमें से माइनस कर दो जो आपने इंटरेस्ट पे किया था, जो आपने टोटल लोन लिया था। कितना लोन लिया था, 30 लाख का,
यानी पी लिख देता हूँ मैं। तो एन हमारे पास कितना था 240, एक ईएमआई कितने की बनी 24,167.82 और उसमें से 30 लाख का लोन कर दो माइनस। तो ये देखो कितना बनेगा 240 इंटू 24,167.82 और जो भी वैल्यू आई है ये, उसमें से माइनस करना है आपको 30 लाख को। तो इसमें से 58 लाख बन रहा है, तो 30 लाख को माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो आ जाएगा 28,00,276.80। ठीक है, इतना आपने इंटरेस्ट पे किया। फिर कहता है कि हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रीपे द एंटायर अमाउंट ऑफ होम लोन। टोटल उन्होंने कितना पे किया, टोटल उन्होंने जो इसका मल्टीप्लिकेशन आया था वो पे किया। टोटल अमाउंट पेड एन इंटू ई एम आई। ठीक है, यानी 240 इंटू 24,167.82 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन रहा था हमारा 58,00,00276.80। इतना टोटल अमाउंट मिस्टर अग्रवाल ने पे किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कहता है कि रिटायरमेंट होम सम टाइम कॉल्ड एन ओल्ड पीपल होम और ओल्ड एज होम। तो एक ओल्ड एज होम है। ऑल द ओल्ड पीपल होम कैन आल्सो रेफर टू ए नर्सिंग होम इज ए मल्टी रेजिडेंस हाउसिंग फैसिलिटी इंटेंटेड फॉर द एल्डरली। टिपिकली ईच पर्सन और कपल इन द होम हैज एन अपार्टमेंट स्टाइल रूम और द स्वीट ऑफ रूम। संजय बाय ओल्ड एज होम इन हरिद्वार। संजय ने एक ओल्ड एज होम खरीदा हरिद्वार में। तो ही एग्री टू पे द सेलर ए लम सम ऑफ रुपीज 9,50,000। तो उसने सेलर को बोला कि भाई आपको 9,50,000 रुपये लमसम में दे दूंगा 5 साल में। अंटिल देन ही विल मेक मंथली सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट टू द सेलर एट 15% इंटरेस्ट। तब तक वो क्या करेगा, सेलर को 15% इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट करता रहेगा। अब कह रहा है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द सिंकिंग फंड एंड सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट और सिंकिंग फंड के बीच में कोई भी 2 डिफरेंस आप लिख दो। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि जो सिंकिंग फंड होता है इट इज सेटअप फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। और जो सिंकिंग फंड होता है, यहां लिख देना ये सिंकिंग फंड हो गया और यहां पर लिख देना सेविंग अकाउंट। तो ये इसमें आ जाएगा इट हैज नो पर्पस, इसका कोई पर्पस नहीं हो रहा। ठीक है, सिंकिंग फंड में आप मतलब सिंकिंग फंड एक फिक्स्ड टाइम के लिए पीरियड होता है। इट इज ए फिक्स्ड टर्म अकाउंट। 8 साल 10 साल 15 साल जो भी होता है, एक फिक्स्ड टर्म अकाउंट होता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इट हैज नो फिक्स टर्म। आप इसको कभी भी बंद कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये तो इसके 2 डिफरेंस हो गए। ठीक है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। सेकंड, ये बन गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंटरेस्ट पेमेंट। जो वो पेमेंट उसको दे रहा है, ठीक है, कब दे रहा है, वो मंथली सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो एक मंथ में कितनी वो पेमेंट दे रहा है वो निकालना हमें। तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे 9,50,000। ठीक है, और एक महीने की हमें वो निकालनी है पेमेंट। तो एक, अब यहाँ फार्मूले के अंदर ईयर होता है, तो एक महीने का मतलब है 1/12 और इंटरेस्ट रेट है इसका 15%। तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। 9,50,000 था तो 1 0 और आएगी और ये कट जाएगा 3 से। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से आप इसको काट लो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिये 12, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इंटू में 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, बचे 3, 5 ते 15 और 3 18, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 11,875 की वो मंथली सिंपल इंटरेस्ट से पेमेंट करता रहेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि संजय सेटअप ए सिंकिंग फंड टू सेव रुपीज 9,50,000। अब संजय ने क्या करा, वो वहाँ तो इंटरेस्ट तो पे कर रहा है, लेकिन 9,50,000 रुपये इकट्ठे करने के लिए उसने एक सिंकिंग फंड और बना दिया। तो यहाँ पर उसको इकट्ठा करना है 9,50,000।
फाइंड द साइज ऑफ हिज सेमी एनुअल पेमेंट इफ हिज पेमेंट आर ड्यू एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, मतलब हाफ ईयरली पेमेंट हो रही है, एंड इज मनी अर्न इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट उसका 12% है, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट है तो 6% हो जाएगी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आएगा यहाँ पर, और जो टाइम है 5 साल का था तो डबल कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो आपको ये निकालना है कि वो इसके सिंकिंग फंड के अंदर कितना पेमेंट करता है। तो सिंकिंग फंड का फार्मूला हो जाएगा R इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो 9,50,000 रुपये उसे इकट्ठे करने हैं। R निकालना है, 1 प्लस 0.06 था, इसकी पावर हो जाएगी 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06। ये 6% मतलब 0.06। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30, 6 निम 54 और 3 57, 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.7908 माइनस वन करेंगे इसमें से तो आ जाएगा 0.7908। इसको नीचे लाओ तो R की वैल्यू आ जाएगी 57,000 डिवाइडेड बाय 0.7908। अब इसको आपको सॉल्व करना है, डिवाइड कर लो इसे, 57,000 डिवाइडेड बाय 0.7908। तो यार आपके पास 72078.91, ये वो टोटल पेमेंट जो है वो जमा करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो, यहाँ कहता है द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न शोज द यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम विदाउट अकाउंटिंग फॉर। क्वेश्चन पे चलते सीधा, क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ए मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। इफ इज एनुअल डिविडेंड इज रुपीज दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर 100 रुपये का शेयर है तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 100 रुपये है, ठीक है, जिस पर वो डिविडेंड पे कर रहा है, डिविडेंड पे कर रहा है 15% का। अब डिविडेंड हमेशा पे होता है फेस वैल्यू पर, तो कितना हो जाएगा, ये 15 रुपये का डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। लेकिन अब वो जो शेयर जो है वो 20% प्रीमियम पर अवेलेबल है, तो 20% 100 का निकालोगे तो 20 आएगा, यानी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो आ जाएगी ₹100 + 20, तो 120 का हमें शेयर मिल रहा है। और एनुअल डिविडेंड है 540 का। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हमें देनी रखी, तो मान लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट थी टोटल, वैसे रेट ऑफ रिटर्न तो आप इसी से निकाल दोगे, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हम निकालते हैं जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया। अब हमने इन्वेस्ट जो किया है कितना, मार्केट वैल्यू 120 रुपये, तो 120 रुपये हमने एक शेयर पे इन्वेस्ट किया है और एक शेयर पर हमें डिविडेंड मिल रहा है 15 का। अब वो डिविडेंड कंपनी दे रही है तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट 120 है जिस पर हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना बन गया, 15 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, 120 रुपये जब हमने लगाए, इनटू में कर दो 100, तो 5 4 से 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 25/2 यानी 12.5%। तो 12.5% का हमें रिटर्न मिल रहा है। अब कहता है कि यहाँ पर कैलकुलेट, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है क्या, सत्या होल्ड 1500, मतलब सत्या के पास 1500 शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1500। ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड एनुअली कोटेड एट 30% प्रीमियम। बाकी चीज़ तो सेम है, लेकिन जो प्रीमियम है वह यहाँ पर 30% है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर भी आपको रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास इतने हो गए, और जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 100 रुपये है, ठीक है। प्रीमियम जो डिविडेंड जो कंपनी पे कर रही है, कंपनी पे कर रही है 15%, तो 100 का 15% निकालोगे वो 15 रुपीज़ का हो गया। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है
मार्केट वैल्यू है 30%, मतलब 30 रुपीज़ हो जाएगी, 130 हो जाएगी, 30 प्लस 100, क्योंकि प्रीमियम पर अवेलेबल है तो 30 रुपीज़ में ऐड कर देंगे। तो 130 का हमने शेयर खरीदा, ठीक है, 130 का शेयर हमने खरीदा और अब हमसे यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है। तो कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है वो 15 रुपये का डिविडेंड पे कर रही है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पर 130 है, तो इसका रेट ऑफ रिटर्न बनेगा 15 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है हमें, जब हमने 130 रुपये लगाए तो इंटू में कर देंगे 100, तो यह आ जाएगा 150/13, 13 एकम 13, 2 बचेंगे, फिर 13 एकम 13, तो 11 एंड 7/13%, ये आपको इस पर रिटर्न मिल रहा है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट और ₹20। अब 100 रुपये का जो शेयर है वो 20 रुपये के डिस्काउंट पर अवेलेबल है, यानी जो फेस वैल्यू है 100 रुपये है, डिस्काउंट 20 रुपीज़ है, तो मार्केट वैल्यू होगी इसकी 80 रुपये। 80 रुपये का हमें शेयर मिल रहा है। इफ़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज़ 15%, अब हमारा जो रिटर्न है वो 15% है, हमारा रिटर्न इसके हिसाब से काउंट होगा, तो 80 का 15% निकाल लो, 80 का 15% निकाल दो, तो 12 रुपये का रिटर्न मिल रहा है हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर, यानी हमारा रिटर्न है। लेकिन ये पूछ रहा है आपसे रेट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड जो डिसाइड होता है वो कंपनी की फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है, तो फेस वैल्यू है 100 रुपये, उस पर हमें 12 रुपये का मिल रहा है, तो डिविडेंड कितना आ जाएगा, डिविडेंड परसेंट आ जाएगा, 12 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, कब, 100 रुपये पर, तो यह आ जाएगा 12%। हमेशा जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो हमारी इन्वेस्टमेंट पर काउंट होगा, और जो डिविडेंड होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पर काउंट होगा। फिर थर्ड में कहता है कंपनी डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 14%, कंपनी ने 14% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर, 50 रुपये का शेयर है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो फेस वैल्यू 50 रुपये है और इस पर डिविडेंड मिल रहा है 50 का 14% निकाल दो, तो 7 रुपये का कंपनी डिविडेंड दे रही है और रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर हमारा 10% है, तो हमने मान लिया जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो X रुपये है, हमने इतना पैसा लगाया X, जिस पर हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि डिविडेंड के बराबर होगा, यहाँ से कैंसिल कर दो, X की वैल्यू आ जाएगी 70, यानी इसकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो 70 रुपीज़ है। एन एन्युटी इज स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, ए परपेचुटी, ये पूरा वही केस स्टडीज़ के बारे में थोड़ा दिया होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है आपको फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹900 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज़ वर्थ 5% पर एनम। अब पेमेंट यहाँ पर एंड में हो रही है, तो इसका जो फार्मूला रहेगा P = R/I, तो R है हमारे पास 900 और I है 5%, ये 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 18,000। और इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन है, यहाँ भी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, परपेचुटी 500 की है, पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, तो इसमें जो आई होगा ये 8 की जगह, क्वार्टरली पेमेंट है 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2%। पेमेंट यहाँ पर भी एट द एंड हो रही है, तो यही फार्मूला रहेगा, आर हमारे पास 500 है यहाँ पर और आई 2% है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25,000। फिर नेक्स्ट में कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ऑफ ₹300 पेबल एट द बिगनिंग। यहाँ पर पेमेंट बिगनिंग में हो रही है, थर्ड पार्ट में पेमेंट बिगनिंग में हो रही है और इंटरेस्ट 6% है, लेकिन पेमेंट हर 6 मंथ में हो रही है, यानी साल में 2 पेमेंट हो रही है, तो 3% हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला रहेगा R + R/I, क्योंकि पेमेंट के दिया हुआ आपको कि बिगनिंग में पेमेंट हो रही है, जब बिगनिंग में होगा तो ये फार्मूला रहेगा, एंड में होगा तो ये रहेगा। तो R आपको दिया हुआ है कितना, परपेचुटी है 300 की, 300 प्लस अपॉन में 3/100, तो 3 से इसको काट दो, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 प्लस में 10,000, यह आ जाएगा 10,000 और 300,
10,300. What amount is received at the end of every 6 months forever if 72,000 kept in a bank earn 8% per annum compounded half yearly? अब ये कह रहा है कि हमने 72,000 जो है बैंक में रखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आपको। ये था हमारा सेकंड। तो प्रेजेंट वैल्यू 72,000 है, इंटरेस्ट 8% है, लेकिन हाफ ईयरली हो रहा है तो उस वजह से 4% लेंगे। पेमेंट कब हो रही है? एट द एंड हो रही है। तो यहाँ पर आपको आर निकालना है, तो फार्मूला वही रहेगा P इक्वल्स टू आर अपॉन आई, या आप आर का फार्मूला बना लो P इंटू आई। P है 72,000, आई 4%, 0 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो 2,880 की परपेचुटी मिलती रहेगी। राम हैज कंप्लीटेड हिज MBA एंड नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। राम ने अपनी MBA कंप्लीट कर ली, भाई को नया बिजनेस स्टार्ट करना है भाई को। तो उसने एक बैंक को अप्रोच किया, एक बैंक उसको लोन देने को तैयार हो गया। तो राम ने 5 लाख का लोन लिया बैंक से, इंटरेस्ट रेट 12% का है 10 साल के लिए। तो व्हाट डज EMI स्टैंड फॉर? तो EMI मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन में क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल पेमेंट मेड बाय राम। ठीक है, राम ने टोटल पेमेंट कितनी करी? तो टोटल पेमेंट राम ने जो करी होगी उसको पहले, उसके लिए तो हमें पहले EMI निकालनी पड़ेगी। EMI को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट है 12% है, लेकिन मंथली निकालेंगे तो 1% आएगा, यानी 0.01। n यहाँ पर 10 ईयर दे रखा है, तो मंथली करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो EMI निकालो। अब वैल्यू जो आपको दे रखी है पावर्स में पॉजिटिव है, तो EMI का फार्मूला P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो P आपके पास है, कितना लोन लिया? 5 लाख। इंटरेस्ट हो गया 0.01, 1 प्लस 0.01 की पावर 120 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.01 पावर 120 माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3.3 ले लेते हैं खाली, नीचे 3.3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5,000, 3.3 नीचे आएगा 2.3, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 5 थे 15 और 1 16। इसको 23 से कर दो डिवाइड, 1,65,000 को 165,000 डिवाइडेड बाय 23, तो EMI बनी इसकी 7173.91। और जो टोटल अमाउंट उसने पे किया तो नंबर ऑफ EMI को EMI की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ EMI कितनी है? 120। इसको मल्टीप्लाई कर दो 7173.91 से, तो 120 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7173.91, तो 860,869.20। तो ये उसने टोटल अमाउंट पे किया। अब उसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट में ये फार्मूला हमने लगाया, ये लिख देना। कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट यूजिंग दिस। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमने निकाली रखी है, कितनी है? मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी ये है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो गया है, तो ये वाला इसके साथ होना चाहिए था यहाँ पर, और ये वाला एंड में होना चाहिए था। चलो यहाँ पर फार्मूला लिख देना। ठीक है, फार्मूला लिख देना। कौन सा लगाया?
और यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट आई आपकी 7173.91। ये आपका आंसर हो गया। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। तो इसी तरह की केस स्टडीज आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, तो होपफुली आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।